हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे डोवर बीच पोएम का, जो मैथ्यू आर्नोल्ड की बहुत ही फेमस पोएम है। मैथ्यू आर्नोल्ड एक विक्टोरियन पोएट थे और विक्टोरियन पीरियड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण लाइफ उनकी बहुत मैकेनिकल हो गई थी इंग्लैंड के सभी लोगों की, और ट्रस्ट, सिंपैथी, काइंडनेस जैसी जो वैल्यूज़ है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई थी। उन्हीं थीम्स के ऊपर ये पोएम लिखी गई है। तो ये जो पोएम है वो एक लिरिक पोएम है। लिरिक पोएम ऐसी पोएम होती है विच एक्सप्रेसेस पर्सनल फीलिंग्स इन द फर्स्ट पर्सन, जहाँ पर पोएट खुद ही नरेट करता है और अपनी पर्सनल फीलिंग्स के बारे में बताता है। और ये जो लिरिक पोएम है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, जहाँ पर पोएट ने खुद ही सब कुछ बताया है और किसी दूसरे व्यक्ति की इसमें कोई बात नहीं आ रही है, इसलिए एक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। डोवर बीच इज़ अ लिरिक पोएम बाय द इंग्लिश पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1867 इन द कलेक्शन न्यू पोएम्स। तो न्यू पोएम्स नाम के कलेक्शन में सबसे पहली बार ये पब्लिश हुई थी 1867 में। अ सेंट्रल थीम ऑफ डोवर बीच इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजियस फेथ एंड साइंटिफिक नॉलेज। तो एक मेन थीम डोवर बीच पोएम की ये है कि कैसे आज जो फेथ है, ट्रस्ट है लोगों के बीच, रिलीजन है, ये सब ख़त्म होते जा रहा है और साइंस बढ़ती जा रही है। तो साइंटिफिक नॉलेज के पीछे लोग इतने पागल हो चुके हैं कि लोग अपनी फेथ, अपनी वैल्यूज़, अपने रिलीजन को भूलते जा रहे हैं। तो साइंटिफिक नॉलेज और रिलीजियस फेथ के बीच एक जंग सी छिड़ गई है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, और यही डोवर बीच की मेन थीम है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्यू आर्नोल्ड अपनी वाइफ के साथ शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए गए थे और तभी इस पोएम को उन्होंने लिखा। डोवर बेसिकली एक जगह है इंग्लैंड में, सिटी इन इंग्लैंड, फेमस फॉर वाइट क्लिफ्स, जहाँ पर चट्टानें हैं वाइट कलर की। चलिए अब हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें और क्या बताया गया है। The sea is calm tonight, the tide is full, the moon lies fair। पोएट ने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है कि बहुत शांत माहौल था। The sea is calm, सी एकदम शांत थी। The tide is full मतलब हाई टाइड आई हुई थी। The moon lies fair, तो मून लाइट हर जगह गिर रही थी, रात का वक्त था तो मून लाइट शाइन कर रही थी हर जगह। Upon the straits, तो स्ट्रेट्स का यहाँ पर मतलब है शोर, किनारे, और स्ट्रेट का मतलब यहाँ पे नैरो बॉडी ऑफ वाटर भी होता है। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन। तो इंग्लैंड की तरफ खड़े हैं, इंग्लैंड में खड़े हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, और वो फ्रेंच कोस्ट को देख रहे हैं। दूसरे साइड जो फ्रांस है वहाँ के कोस्ट को वो देख रहे हैं। द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन, तो वहाँ पर भी मून लाइट पड़ रही है, लेकिन कुछ ही देर में मून की जो लाइट है वो चमकने के बाद ख़त्म हो जाती है। ग्लीम्स एंड इज़ गॉन, ग्लीम्स यानी शाइन करती है और फिर ख़त्म हो जाती है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड, तो इंग्लैंड की जो चट्टानें हैं, क्लिफ्स, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा यहाँ पर कि जो डोवर है वहाँ पर बहुत सारी वाइट चट्टानें हैं और वाइट चट्टानों के लिए डोवर बहुत फेमस है। तो इंग्लैंड के डोवर की जो चट्टानें हैं, क्लिफ्स हैं, वो वहाँ पर खड़ी हैं और शायद उन चट्टानों की वजह से ही मून लाइट, जो लाइट है वो उस तरफ, फ्रांस की तरफ नहीं पड़ रही थी और फ्रांस की तरफ वो लाइट बुझ जाती है, ख़त्म हो जाती है। ग्लिमरिंग एंड वास्ट आउट इन द ट्रैंक्विल बे, तो जो लाइट है वो चमक रही होती है और ट्रैंक्विल बे यहाँ पे सी को कहा गया है, ट्रैंक्विल यानी शांत, जो सी है एकदम शांत है और उसके ऊपर वो मूनलाइट चमक रही होती है और बीच बीच में गायब हो जाती है। ख़ास तौर पे फ्रांस के साइड पे, फ्रेंच कोस्ट पे लाइट चली जाती है बार बार, शायद इसीलिए क्योंकि बीच में चट्टानें आ जाती हैं। तो अब यहाँ पर 6th लाइन में वो अपनी वाइफ को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं। कम टू द विंडो स्वीट इज़ द नाइट एयर, तो अपनी वाइफ को वो कहते हैं कि विंडो पे आओ, कम टू द विंडो स्वीट इज़ द नाइट एयर, और ज़रा देखो कि जो रात की जो हवा है उसमें कितनी ठंडक है और हवा कितनी अच्छी है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून ब्लैंच्ड लैंड, तो अब यहाँ पे लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे का मतलब है एक बॉर्डर या बाउंड्री जो समुद्र को लैंड से अलग करती है। तो देखो कि किस तरीके से
जो सी है वो लैंड से सेपरेट हो रही है, अलग हो रही है, और लैंड भी पूरा मून ब्लैंच्ड लग रहा है। मून ब्लैंच्ड यानी लुकिंग वाइट एंड शाइनी। मून की लाइट पड़ने की वजह से जो सी कोस्ट है, जो लैंड है, वो एकदम वाइट लग रहा है और शाइन भी कर रहा है। तो भी यहाँ तक तो वो बहुत अच्छे तरीके से नेचर को डिस्क्राइब करते हैं कि हर जगह मून की लाइट पड़ रही है और हर चीज़ सुंदर दिखाई दे रही है। और अब नेक्स्ट लाइन से यहाँ पर वो अब सीन में एक बदलाव महसूस करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे सीन अब अचानक से चेंज हो जाता है और अभी तक जो सुंदर लग रहा था, शांत लग रहा था, वो अब सब कुछ बदल जाता है। लिसन, यू हियर द ग्रेटिंग रोर। तो फिर से अपनी वाइफ को कहते हैं कि देखो सुनो, यू हियर द ग्रेटिंग रोर, तुम्हें एक गुर्राहट सुनाई देगी। किसकी गुर्राहट? ऑफ पेबल्स विच द वेव्स ड्रॉ बैक। बार बार जो लहरें हैं वो पत्थरों को क्या कर रही हैं? आगे पीछे कर रही हैं। लहरें सबसे पहले पत्थरों को अपने साथ अंदर तक ले जाती हैं और फिर जैसे ही वो बाहर आती हैं वो पत्थरों को बाहर उछाल देती हैं, फ्लिंग करती हैं। फ्लिंग यानी उछाल देती हैं। एट देयर रिटर्न अप द हाई स्ट्रैंड। तो जो सी है वो बार बार पत्थरों को अपने साथ ले जाती है, यानी वेव्स अपने साथ पेबल्स को ले जाते हैं और फिर से उनको उछाल देते हैं अप द हाई स्ट्रैंड। स्ट्रैंड का यहाँ पर मतलब है सी। तो समुद्र में ही फिर से उन पेबल्स को वेव्स उछाल देते हैं, फिर से वो पेबल्स समुद्र में चले जाते हैं। बिगिन एंड सीज, तो बार बार ये चीज़ होती रहती है, कंटिन्यूसली होती रहती है। यानी कि पेबल्स को बाहर से उठाकर वेव्स अंदर ले जाते हैं और फिर अंदर से फिर से बाहर ले आते हैं और बार बार उनको उछालकर फिर से सी में डाल देते हैं। तो बार बार ये चीज़ होती है। बिगिन एंड सीज, सीज यानी खत्म होना, बिगिन यानी चालू होना, एंड देन अगेन बिगिन विद ट्रिमुलस कैडेंस। तो इस तरीके से एक ट्रिमुलस, ट्रिमुलस यानी ट्रेम्बलिंग, कांपता हुआ, कैडेंस यानी कि रिदमिक स्टाइल में कांपते हुए से लगते हैं वो सारे स्टोन्स, वो सारे पेबल्स, वो सारे पत्थर कांपते हुए से लगते हैं। इसीलिए क्योंकि लहरें उनको बार बार उठाकर पटक रही हैं, बार बार अंदर बाहर ले जा रही हैं। एंड ब्रिंग द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, और ये पत्थर और वेव्स की जो मूवमेंट है ये सारी एटर्नल सैडनेस दर्शा रही है, एटर्नल सैडनेस के बारे में हमें बता रही है। तो यहाँ पर जो पेबल्स वर्ड आया है वो बेसिकली लोगों के लिए है। पीपल हु हैव लॉस्ट फेथ, ऐसे लोग जिन्होंने अपना फेथ खो दिया है, उनके लिए पेबल्स वर्ड आया है। तो जैसे सी और सी की लहरें पेबल्स को उठाकर बार बार फेंक रही हैं, इसी तरीके से वो लोग जिनके अंदर अब फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है ह्यूमैनिटी में, या जो रिलीजियस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिज्म में खो गए हैं, ऐसे लोग जो है वो भी हमेशा दुखी रहते हैं और दुख में बार बार डेस्टिनी, नसीब उनको उसी तरीके से फेंकता है जैसे सी पेबल्स को फेंक रही है। तो पेबल्स जो है यहाँ पे लोगों के लिए आया है, पीपल हु हैव लॉस्ट फेथ। तो इस तरीके से जो वो पेबल्स हैं वो बार बार उछाले जा रहे हैं, सी की जो लहरें हैं उनको बार बार उठा रही हैं और फेंक रही हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि वो एक रिदमिक डांस कर रहे हों। तो इस तरीके से सैडनेस को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है फर्स्ट स्टैंजा में। अब हम देखते हैं कि सेकेंड स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाहते हैं। तो सोफोकल्स लॉन्ग अगो हर्ड इट ऑन द एजियन। तो अभी यहाँ पे वो सोफोकल्स का जिक्र कर रहे हैं। सोफोकल्स एक ग्रीक स्कॉलर थे और वो बहुत अच्छी ट्रेजेडीज़ लिखा करते थे। तो सोफोकल्स के बारे में वो यहाँ पे बात कर रहे हैं, ग्रीक स्कॉलर के बारे में। इसीलिए ये लिटरेरी डिवाइस है एल्यूजन, जहाँ पे हम किसी और चीज़ के बारे में या इंसान के बारे में बात करते हैं। तो सोफोकल्स ने भी इस सैडनेस की रोर को, सैडनेस की आवाज़ को सुना होगा एजियन सी के आसपास, उसी तरीके से जैसे कि आज राइटर सुन पा रहे हैं नॉर्दर्न सी के आसपास। एंड इट ब्रॉट इन टू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी। सोफोकल्स के मन में भी इसी तरीके से एब एंड फ्लो यानी कि इन एंड आउट, समुद्र का आना जाना जो है, सोफोकल्स को भी इंस्पायर कर गया होगा और सोफोकल्स ने भी उसे रिलेट किया होगा ह्यूमन मिजरी के साथ कि कैसे लोगों के अंदर दुख समाया हुआ है, इसीलिए क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिज्म में खो गए हैं और इसीलिए सोफोकल्स बहुत अच्छी ट्रेजेडीज़ लिख पाए होंगे। तो यहाँ पे पोएट यही कह रहे हैं कि सोफोकल्स जो कि ग्रीक स्कॉलर थे, वो जब एजियन सी के आसपास बैठे होंगे और एजियन सी का एब और फ्लो देखा होगा, इन एंड आउट मूवमेंट देखी होगी, तब वो भी इंस्पायर हुए होंगे और उन्होंने इतनी अच्छी ट्रेजेडीज़ लिखी होंगी।
तो वो बहुत अच्छी ट्रेजेडीज लिखा करते थे। वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड अ थॉट हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी। तो उसी तरीके से सोफोकल्स के तरीके से ही आज पोएट और उनकी वाइफ, यहाँ पे जो वी वर्ड है पोएट और उनकी वाइफ के लिए आया है, तो पोएट और उनकी वाइफ आज नॉर्दर्न सी के पास हैं, खड़े हैं या बैठे हैं, और वो भी उसी मिजरी के साउंड को, लोगों के दुख दर्द के साउंड को इमेजिन कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, जैसे सोफोकल्स ने किया होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिंबॉलिज्म बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। सी ऑफ फेथ यानी जो समुद्र है वो किसका प्रतीक है? फेथ इन गॉड, ट्रस्ट, इन चीज़ों का प्रतीक है। टाइड लिविंग द शोर लॉस्ट फेथ, तो जैसे जो समुद्र की लहरें हैं वो आकर फिर से पीछे जा रही हैं, रिसीड कर रही हैं, इसका मतलब होता है कि आज इंसान के मन से भी वैसे ही रिलीजन के प्रति या भगवान के प्रति जो फेथ है वो ख़त्म होते जा रहा है। फेथ जो है इंसान लूज़ करते जा रहा है। तो यहाँ पे सिंबॉलिज्म का बहुत अच्छा यूज़ किया गया है। और यहाँ पे फेथ का मतलब नॉट जस्ट रिलीजन है, फेथ का मतलब ट्रस्ट हो सकता है, सिंपैथी हो सकता है, वैल्यूज़ हो सकता है, वो सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें जो अब लोगों में नहीं पाई जाती, इसलिए क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बताया है, बहुत अच्छा एक कंपैरिजन किया है। द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल। तो ये जो सी ऑफ फेथ थी, यानी ये जो समुद्र था फेथ का, यकीन का, वॉज टू एट द फुल, वो फुल हुआ करता था, यानी ऊपर तक भरा था। द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर। तो ये जो फेथ की सी है, फेथ का समुद्र है, यकीन का समुद्र है, वो फुल हुआ करता था और अर्थ के चारों ओर था। राउंड अर्थ शोर ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ए ब्राइट गर्डल फोल्ड। और जिस तरीके से गर्डल का मतलब एक बेल्ट होता है, जैसे एक बेल्ट को लोग कमर पर बांध लेते हैं जिससे पूरी कमर उनकी कवर हो जाती है, उसी तरीके से ये जो सी ऑफ फेथ है वो पूरी अर्थ को कवर कर रही थी। यानी जितने भी लोग थे वो सारे के सारे फेथफुल हुआ करते थे एक ज़माने में, लेकिन जब से ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, कैपिटलिज्म और मटीरियलिज्म हुआ है, तब से लोग अपनी वैल्यूज़ को भूल गए हैं, फेथ को भूल गए हैं। तो यहाँ पे गर्डल का मतलब बेल्ट है और फोल्ड का मतलब होता है फोल्डेड या गैदर्ड। तो जो गर्डल बेल्ट होती है वो फोल्डेड होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से एक कंपैरिजन किया गया है। तो सी ऑफ फेथ, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे समुद्र को फेथ के साथ इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है, इसलिए मेटाफर है। और फेथ को गर्डल के साथ भी कंपेयर किया है। द सी ऑफ फेथ लाइक द फोल्ड्स ऑफ ए ब्राइट गर्डल। तो यहाँ पे सी ऑफ फेथ को एक गर्डल बेल्ट के साथ कंपेयर किया गया है और इसीलिए ये एक सिमिली है, क्योंकि लाइक वर्ड का इस्तेमाल है, फेथ को एक बेल्ट के साथ कंपेयर किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि पहले जो फेथ है, भगवान पर यकीन है, रिलीजन है, ये पूरी तरीके से अर्थ को कवर कर रहा था एक बेल्ट की तरह। लेकिन अब ये जो सी ऑफ फेथ है, फेथ का जो समुद्र है, वो विड्रॉ कर रहा है, पीछे जा रहा है, रिसीड कर रहा है और लोगों के मन में अब ज़रा भी फेथ नहीं रह गया है, भगवान के प्रति कोई आदर नहीं रह गया है। सो बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलैंकोली। तो अब पोएट को सिर्फ दुख दर्द, मेलैंकोली यानी सैडनेस सुनाई देती है। लॉन्ग विड्रॉइंग रोर रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड। तो पोएट कह रहे हैं कि अब उन्हें सिर्फ एक रोर सुनाई दे रहा है, दुख और दर्द की चीख सुनाई दे रही है उस सी ऑफ फेथ की, रिट्रीटिंग जो पीछे जा रही है। अब लोगों के मन में कोई फेथ नहीं है। टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड, और हर जगह नाइट विंड चल रही है। डाउन द वास्ट एजेस ड्रियर एंड नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, और उस विंड के कारण, उस हवा के कारण ड्रियर यानी कि एक मायूसी फैल रही है, एंड नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो शिंगल्स का वैसे मतलब रॉक्स होता है। इससे लोगों के मन में ग्रीड के कारण जो सी ऑफ फेथ है, यकीन है, वो अब रिसीड कर रहा है, पीछे जा रहा है। तो यहाँ पे कैपिटलिज्म की बात चल रही है कि कैपिटलिज्म की वजह से कैसे अब लोगों के मन में भगवान के प्रति कोई आदर नहीं रह गया है और रिलीजन वगैरह से हटकर लोग सिर्फ कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियलिज्म के पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर लोगों को कंपेयर किया गया है पत्थरों से, शिंगल से।
नेकेड शिंगल्स, यानी कि अब उनके लोगों के पास बिल्कुल भी फेथ नहीं रह गया है, सिर्फ ग्रीड बची है, फेथ नहीं रह गया है, वो लोग नेकेड हो गए हैं। अभी देखिए नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बताया, आ लव लेट अस बी ट्रू। तो अब फिर से जो पोएट हैं वो अपनी वाइफ को एड्रेस कर रहे हैं डायरेक्टली और कह रहे हैं कि दुनिया में तो सब कुछ झूठा ही है, कम से कम हम दोनों एक दूसरे के साथ सच्चाई से रहें, लेट अस बी ट्रू। तो वो ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि हम दोनों को एक दूसरे में ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में तो आजकल बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, लेकिन हमें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स। क्योंकि ये दुनिया, जो कि पहले इस दुनिया के बारे में पोएट सोचते थे कि ये दुनिया एक लैंड ऑफ ड्रीम्स है, सपनों की नगरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ल का साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये एक एलिट्रेशन है। सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू। तो ये दुनिया जो ऐसा लगता था कि भाई इतनी सुंदर है, इतना नयापन है इसमें, हैथ रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट। तो हैथ ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है हैज़, लेकिन इस दुनिया में ना तो जॉय है, यानी कि ना तो इसमें खुशी है, ना ही प्यार है और ना ही लाइट है, नॉर सर्टिट्यूड है, यानी कि सर्टेनिटी भी नहीं है। जो ऐसा लग रहा है जो चीज़ होगी वो क्या पता ना भी हो, और जो लगता है जो नहीं होगा वो क्या पता हो जाए, इसीलिए सर्टेनिटी नहीं है दुनिया में, ना ही शांति है, नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन। और अगर कोई दुख में है तो उसका दुख मिटाने के लिए कोई हेल्प भी नहीं करने के लिए आएगा। तो ये दुनिया बहुत अजीब है और किसी का किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और जितनी भी अच्छी वैल्यूज़ होती हैं वो कोई भी अच्छी वैल्यूज़ नहीं है। इसीलिए इस दुनिया पे हम यकीन नहीं कर सकते, लेकिन चलो कम से कम एक दूसरे पे यकीन करते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं। स्वेप्ट विथ कन्फ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। तो अभी उन्होंने दुनिया के बारे में बताया है कि ये जो दुनिया है, एंड वी आर हियर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन। तो हम लोग इस डार्क प्लेन पे रह रहे हैं, अगली वर्ल्ड में रह रहे हैं, और ये दुनिया कैसी है, कंफ्यूज्ड है, अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट। और यहाँ पे बस लोग या तो भाग रहे हैं, फ्लाइट में हैं, या स्ट्रगल कर रहे हैं, और इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। और बिना किसी बात के यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वॉर्स लड़ी जाती हैं, लोग एक दूसरे से टकराते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो दुनिया का क्या हाल हो गया है इसके बारे में पोएट ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। और हम देख सकते हैं कि एन्जाम्बमेंट का यूज़ किया गया है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं वी आर हियर ऑन अ डार्कलिंग प्लेन स्वेप्ट विथ कन्फ्यूज्ड अलार्म्स। तो यहाँ पर लाइन ख़त्म नहीं हो रही है, नेक्स्ट लाइन में भी नेक्स्ट लाइन में जा रही है, इसलिए एन्जाम्बमेंट का यहाँ पर यूज़ है। तो यहाँ पर पोएम ख़त्म हो जाती है। एंड आई होप आपको ये समझ में आई होगी, और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।